बच्चों ये वीडियो में 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, सोशलॉजी सब्जेक्ट की। ये आज ही आपका फर्स्ट पेपर है, तो इसमें आज मैं लेसन 2 कराने जा रही हूँ, भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। यानी आपके भारत की जो समाज है उसकी जनता की गणना जिस चैप्टर में दे रखी है वो नेम उसका है भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। मतलब उसकी जनसंख्या की मतलब काउंटिंग किस तरीके से की जाए और कैसी है, मतलब उसका लेवल, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं इसका अर्थ ही बता दे रही हूँ कि जनसंख्या की का अर्थ क्या हुआ। जनसंख्या की का अर्थ है बच्चों किसी भी जगह की जनसंख्या की गणना करना। जैसे कि आपने देखा होगा हर 10 साल बाद जनगणना होती है, उसमें मतलब कई स्टैंड बना दिए जाते हैं। जैसे कि मतलब स्त्री कितनी है वहाँ की, पुरुष कितने हैं, शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने हैं, और मतलब जो है आश्रित कितने हैं। तो ये क्या है, जनसंख्या की गणना करना ही जनसंख्या की रचना कही जाती है बच्चों। तो आप इसमें देखना है कि मतलब ये हमारी जो जनगणना स्टार्ट हुई थी तो कहाँ से, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो बच्चों भारत में जनगणना का विकास व्यवस्थित रूप से कहाँ से, मतलब ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। ये सन 1867 से 72 में पूर्ण रूप से, 72 में तो पूर्ण रूप से हो गया था, लेकिन फिर भी इसके पश्चात 1881 से नियमित रूप से मतलब हर 10 साल बाद इसकी जनगणना होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, उसके बाद सबसे पहली जनगणना आपकी हुई थी 1991 में। क्योंकि आपको पता है 51 में हुई थी, क्योंकि हमारा जो नया संविधान लागू हुआ था वो भी सन 1951 से लागू हुआ था। तो वहीं से ही हमारी ये जनगणना उसी सन से स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। और पहली हुई थी सन 1951 से, और अब जो लास्ट अभी तक जो लास्ट हुई है वो सन 2011 में हुई है, और आगामी आने वाली साल में 2021 में होगी। क्योंकि 10 साल का इसमें अंतर होता है, और 10 साल के बीच में जितने व्यक्ति मतलब ये देखे जाते हैं कितने शिक्षित रहे, कितने अशिक्षित रहे, कितने के रोजगार बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो गए, कहाँ का एरिया सही हो गया, या कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये जनगणना के तहत पूरी निकल कर आती है। और इसे पूरा मतलब सहयोग किसे मिलता है, सरकार को मिलता है। सरकार क्या करती है कि उस जनगणना मतलब जनसंख्या के आधार पर एक अपनी पॉलिसी बनाती है कि किस क्षेत्र में जनगणना के तहत पता हुआ है कि मतलब कौन कौन सी बीमारी से लोग ग्रसित हैं, या महामारी कौन कौन सी है, या ऐसा है कि मतलब उस क्षेत्र में उस अशिक्षा का कारण क्या है, और यह स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ 10 साल के अंतर में जब आती है सामने, क्योंकि जो जनसंख्या होती है हमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है ना। तो उसको बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विस्तार भी बहुत हो जाता है, और विस्तार होने के कारण हमारी जो सुविधाएं हैं वो कम होती जाती है। और 10 साल बाद जो जब जनगणना होती है तो उनमें सारा जो हमारी रिकॉर्ड बनकर आ जाता है कि किस जगह किस चीज़ की कमी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब ये है कि जनसंख्या की कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 आकारिक जनसंख्या की, और नंबर 2 सामाजिक जनसंख्या की। तो मैं सबसे पहले तुम्हें आकारिक जनसंख्या के बारे में बताऊँ। तो बेटा कहीं भी किसी भी जगह की जो जनता होती है, जनता की मतलब किस तरह की कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, और कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, और कितने स्वस्थ हैं, कितने रोगी, ये क्या है उस जगह की आकारिक, केवल उस जगह का एक परिचय मिल जाता है कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, उस भाग का पूरा, ठीक है ना। तो जी आकारिक जनसंख्या हो गई, है ना। अब है सामाजिक जनसंख्या, मतलब उस समाज की जनसंख्या की कैसी है, ठीक है ना।
तो सामाजिक में आता है कि पूरे समाज को लेकर देखा जाता है कि वहाँ मतलब व्यक्ति आर्थिक रूप से कितने मतलब सक्षम हुए हैं या पिछड़ गए हैं। और दूसरा है कि राजनीतिक स्तर वहाँ पर कैसा है ये, और शिक्षा का स्तर वहाँ पर कैसा है। तो वहाँ का समाज सामाजिक जनसांख्यिकी होगी, ठीक है ना। पूरे समाज को लेकर जिस चीज़ की गणना की गई वो सामाजिक जनसांख्यिकी हो गई। और इसी के बाद में इसमें आप और भी टॉपिक बुक की सहायता से लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड यहाँ सीमित है और इसका जो थ्योरी है वो काफ़ी है। तो जब भी मौका मिलेगा मैं क्लास में भी आपको समझाऊंगी। दूसरा है इसका अनुकूलन अथवा अनुकूलन तथा आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या कौन सी होती है बेटा? तो आदर्श जनसंख्या वही जनसंख्या होती है जहाँ खाद्य पदार्थ और जनसंख्या दोनों की बराबर मात्रा हो, ठीक है ना। जैसे सुविधा, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, ये दोनों उनका मतलब बराबर बराबर होंगे तो वहाँ पर एक आदर्श जनसंख्या की गणना की जाएगी। और जहाँ पर इसके विपरीत हो जाता है आदर्श संख्या, कौन से आदर्श जनसंख्या की श्रेणी में कौन नहीं आ सकते हैं? जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा और खाद्य पदार्थों की कमी है, तो वहाँ गरीबी ऐसी आता है, गरीबी ज़्यादा होगी। और गरीबी जहाँ होती है तो पूरी मतलब स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर ये सब चीज़ पिछड़ता जाता है, तो वहाँ आदर्श जनसंख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। आदर्श जनसंख्या श्रेणी वही अनुकूलतम, मतलब वहाँ अनुकूल मतलब दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए, खाद्य पदार्थ और प्लस जनसंख्या की गणना बराबर होनी चाहिए, वहाँ आदर्श जनसंख्या कहलाती है। तो एक शब्द आपके एनसीईआरटी में और आया है, पेंडेमिक क्या होता है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में आ जाते हैं। तो मैं बताऊँ, एक महामारी का रूप है, एक नाम है जो महामारी है, ठीक है। महामारी में जो जिससे बहुत से लोग ग्रसित हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अभी वर्तमान में ही आपने कोरोना को देखा है, सुना है, ठीक है ना। तो वो भी एक महामारी है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बीमारी से ख़त्म हो जाते हैं और उनका इलाज संभव नहीं होता, उसे महामारी घोषित कर दी जाती है। तो ये जब कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी पूरे भौगोलिक जिसकी वातावरण एक सा है, बिल्कुल मानसून एक सा है, उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक महामारी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एपिडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, ठीक है ना। तो बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। जब कोई महामारी एक सीमित क्षेत्र में है, ये तो भौगोलिक क्षेत्र में आ गई, और एक जिस सीमित क्षेत्र में है, ठीक है, फैलती है उसे या उसे प्रभावित करती है, ठीक है, वहाँ के लोगों को प्रभावित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक महामारी कहते हैं। अब मैंने जनसांख्यिकी के बारे में जो आपको बताया है, तो इसमें आपने पहले भी होम साइंस के चैप्टर 2 में आपने देखा होगा, बचत वाला चैप्टर है 10th में, तो उसमें माल्थस का सिद्धांत आया है, ठीक है ना। तो माल्थस हमेशा कहते रहते हैं कि मतलब मनुष्य, इनका मानना है कि खाद्य पदार्थ की तुलना में, खाद्य पदार्थ की तुलना में जन्म दर अधिक गति से होती है। खाद्य पदार्थ गणितीय रूप से होते हैं और जन्म दर जो होती है ज्यामितीय रूप से होती है। जैसे कि खाद्य पदार्थ होंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे बढ़ता है खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। और जब जन्म दर होती है तो जन्म दर एक के बाद दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना। तो दुगना होता जाता है। तो और जब दुगना होता जाता है और खाद्य पदार्थ कम होते हैं, तो जब खाद्य पदार्थ कम होंगे तो वहाँ पर ही मतलब गरीबी की स्थिति बन जाएगी और व्यक्ति गरीबी में दब जाएगा। और क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा जनसंख्या की वृद्धि से, मतलब ये लिखा हुआ है, मनुष्य की भरण पोषण एवं अन्य आवश्यकताएं सुविधाएं, जब जन्म दर ज़्यादा होती है ना, तो जब जन्म दर ज़्यादा होगी तो उनके खाद्य पदार्थ के लिए भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती जाती है, और वहाँ मतलब जिस और चिकित्सा सुविधा वगैरह सब उनकी बढ़ती जाती है, तो वो क्या होता है, मतलब ये पूर्ति नहीं हो पाती है, और नहीं हो पाने के कारण मनुष्य हमेशा गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया जाता है, क्योंकि कृषि उत्पादन एक सीमित
कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा पीछे रहती है और जन्म दर की वृद्धि हमेशा आगे रहती है। इसलिए व्यक्ति हमेशा मतलब वहाँ विकास नहीं कर पाता अपना और हमेशा गरीबी की स्थिति में जीता है। और इसका पूरा जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो ग्रुप में लिखा है। रेड वाला